प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट सेकेंड के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निजी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात निजी कंपनी किसे कहा जाता है। सामान्यतः निजी कंपनी को अलोक कंपनी के नाम से भी जाना जाता है और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इसे अंग्रेजी में प्राइवेट कंपनी कहते हैं। निजी कंपनी से जहां तक आशय का प्रश्न है, इस संबंध में बहुत संक्षिप्त रूप से हम ये कह सकते हैं कि सामान्यतया निजी कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जो सार्वजनिक कंपनी नहीं है। लेकिन इस परिभाषा के अंतर्गत आप देखेंगे कि यदि इस परिभाषा का हम विश्लेषण करें तो इसमें निजी कंपनी की विशेषताएं कहीं भी दिखाई नहीं देती। ऐसी स्थिति में हम निजी कंपनी को समझने के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 68 के अंतर्गत इसकी जो परिभाषा दी गई है उसको पढ़ेंगे। धारा 268 क्या कहती है, देखिए आप। निजी कंपनी की जो परिभाषा है उसमें यह बताया गया है कि एक निजी कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जो अपने अंतर्नियम द्वारा सबसे पहली बार अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध रखती हो। दूसरी बात, सदस्यों की संख्या, अधिकतम संख्या पर प्रतिबंध रखती हो। अर्थात एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 व अधिकतम 200 हो सकती है। सदस्यों की इस संख्या में हम कुछ संख्याओं को काउंट नहीं करते हैं, जैसे ऐसे सदस्य जो कंपनी के सदस्य भी हैं और कंपनी के कर्मचारी भी हैं, उन्हें हम सदस्य संख्या के अंतर्गत काउंट नहीं करते हैं, उन्हें नहीं गिनते। दूसरा, ऐसे सदस्य जो कंपनी के सदस्य हैं, पहले कंपनी के वो कर्मचारी थे लेकिन अब वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनको भी इस 200 की संख्या में हम शामिल नहीं करते हैं। और तीसरी बात, यदि किसी अंश के एक से अधिक अंशदाता हैं, अर्थात संयुक्त अंशदाता हैं, तो उनकी संख्या को भी एक ही गिना जाता है। तो इस आधार पे हम देखते हैं कि जो निजी कंपनी है उसके सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम संख्या 200 तक हो सकती है। एक व्यक्ति कंपनी इसका अपवाद होती है। तीसरी बात इसमें है प्रतिभूति अविधान के लिए निमंत्रण पर प्रतिबंध। अर्थात कोई भी निजी कंपनी अपने अंश या ऋण पत्रों को क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है। अपने अंतर्नियम द्वारा वो इस पर प्रतिबंध रखती है। और चौथी बात, निजी कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाती हो। तो आपने देखा कि निजी कंपनी असल में किसे कहा जाएगा? एक ऐसी कंपनी जो अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध रखे, एक ऐसी कंपनी जो सदस्यों की संख्या को 200 तक प्रतिबंधित रखे, एक ऐसी कंपनी जो अंश क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सके, और एक ऐसी कंपनी जो अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाए, उसे हम सामान्यतः निजी कंपनी कहते हैं। निजी कंपनी की परिभाषा के बाद हम निजी कंपनी की विशेषताओं को देखेंगे कि निजी कंपनी की क्या विशेषताएं होती हैं। निजी कंपनी की जहां तक विशेषताओं का सवाल है, इन विशेषताओं का जिक्र भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 268 के अंतर्गत तथा अन्य प्रावधान और नियमों के अनुसार जो विशेषताएं निकल के आती हैं, वो हम यहां पर उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहली विशेषता जो हमने इसकी परिभाषा में भी देखी वो है
अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध, अर्थात निजी कंपनी अंश के सदस्य स्वतंत्रता पूर्वक अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकते। वह अपने अंतर्नियम के माध्यम से अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध रखती है। दूसरी विशेषता है सदस्यों की संख्या पर प्रतिबंध। एक निजी कंपनी अपने सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम 200 तक रख सकती है। एकल व्यक्ति कंपनी इसका अपवाद होती है। इस संख्या में जो 200 की संख्या है, इसमें हम निम्न को शामिल नहीं करते। उनमें सबसे पहला है ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के अंशधारी भी हैं और कर्मचारी भी हैं। उन्हें सामान्यतः अंशधारियों में नहीं गिना जाता। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के कर्मचारी थे, अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन अंशधारी अभी भी बने हुए हैं। तीसरी विशेषता या तीसरी संख्या जिसे हम इसके अंतर्गत शामिल नहीं करते 200 में, यदि किसी अंश के संयुक्त अंशदाता है, जैसे कि राम और श्याम यदि मिलकर किसी एक अंश को खरीदते हैं, तो यहां पर उनको 2 नहीं गिना जाएगा, 1 ही गिना जाएगा। तो इस तरह से जो अधिकतम संख्या है उसको 200 तक प्रतिबंधित रखती है और न्यूनतम सदस्य संख्या 2 होती है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता जो निजी कंपनी की है वो है भारतीय प्रतिभूति अभिधान के लिए निमंत्रण पर प्रतिबंध रखती है। अर्थात निजी कंपनी जो है अपने अंश और ऋण पत्रों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती। उसे अपने साधनों से, अपने इष्ट मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से ही पूंजी इकट्ठी करनी होती है। आम जनता से वो पूंजी आमंत्रित नहीं कर सकती। तो अपने अंतर्नियम द्वारा वो अंश और ऋण पत्रों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रण पर प्रतिबंध रखती है। चौथा, जनता से जन निक्षेप आमंत्रित एवं स्वीकार करने पर प्रतिबंध। एक निजी कंपनी पर यह भी प्रतिबंध होता है कि वो जनता की डिपॉजिट को स्वीकार नहीं कर सकती। वो पब्लिक निक्षेप की डिमांड नहीं कर सकती है और ना ही किसी जमा को वो स्वीकार कर सकती है। ना तो पब्लिक डिपॉजिट के लिए आमंत्रण दे सकती है जनता को और ना ही वो किसी पब्लिक डिपॉजिट को स्वीकार कर सकती है। ये भी एक कंपनी की, निजी कंपनी की महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है आपके 5वां अंतर्नियम। निजी कंपनी का अपना श्रम का अंतर्नियम होता है, अर्थात हर निजी कंपनी को अपने हिसाब से अपना अंतर्नियम का निर्माण करना होता है। तो उसका अपना श्रम का अंतर्नियम होता है। नेक्स्ट है आपके न्यूनतम संख्या में अविदाता या सदस्य। जब भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो उसके सीमा नियम पर न्यूनतम अविदाता 2 के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि कंपनी एकल व्यक्ति है तो ऐसी दशा में एक व्यक्ति ही उस पर हस्ताक्षर करके और कंपनी के सीमा नियम का रजिस्ट्रेशन करा सकता है। लेकिन एकल व्यक्ति कंपनी नहीं है तो न्यूनतम 2 अविदाता उस कंपनी के होने चाहिए कंपनी प्रारंभ करने के लिए। नेक्स्ट आपके न्यूनतम एवं अधिकतम संचालक। एक निजी कंपनी के न्यूनतम संचालकों की संख्या 2 और अधिकतम 15 होती है। कोई भी निजी कंपनी, चाहे वो एकल व्यक्ति कंपनी है, वो भी 15 तक संचालक नियुक्त कर सकती है यदि उसकी सदस्य, यद्यपि वो तो एकल व्यक्ति जो कंपनी होती है, वन मैन कंपनी, उसमें तो एक ही व्यक्ति संचालक होता है, वही उसका अभिदाता होता है, वही उसका अंशधारी होता है। लेकिन ऐसी कंपनी जिसमें सदस्यों की संख्या 2 या 2 से अधिक है, वहां पर संचालकों की अधिकतम संख्या 15 तक हो सकती है। नाम के साथ कुछ शब्द जोड़ना। निजी कंपनी को अपने नाम के अंत में पीवीटी एलटीडी लिखना पड़ता है, प्राइवेट लिमिटेड। ये वर्ड लिखना अनिवार्य होता है। हर निजी कंपनी को
अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना होता है। यदि कंपनी एकल व्यक्ति है तो उसे ओपीसी अपने नाम के अंत में लिखना पड़ेगा। ओपीसी का मतलब वन पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति की ही कंपनी है। तो इस तरह से निजी कंपनी की एक ये भी महत्वपूर्ण विशेषता है जिसके आधार पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कंपनी निजी है या सार्वजनिक है। यदि कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगा हुआ है तो ऐसी दशा में हम ये मानेंगे कि वो एक निजी कंपनी है। लेकिन कुछ निजी कंपनियां जो धर्मार्थ कार्य के लिए हो, जो कला विज्ञान और वाणिज्य को बढ़ावा देने वाली हो, ऐसी कंपनी को इस शब्द को लगाने से छूट दी जा सकती है। नेक्स्ट आपके और लास्ट, क्रय-विवरण नहीं। एक निजी कंपनी को क्रय-विवरण नहीं बनाना पड़ता क्योंकि उसे न्यूनतम अभिधान की व्यवस्था नहीं करनी होती है। उसे अपने साधनों से ही कंपनी की पूंजी जुटानी होती है। बिना न्यूनतम अभिधान के ही वो अंशों का आवंटन कर सकती है। तो चूंकि वो जनता को अंश क्रय के लिए आमंत्रित जब कर ही नहीं सकती है, ऐसी स्थिति में उसे क्रय-विवरण बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने ये देखा आज के इस वीडियो के माध्यम से कि एक निजी कंपनी किसे कहा जाता है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो के माध्यम से ये लेक्चर पसंद आया हो।